जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी सीरीज़ में साइंस की क्लास 6 का चैप्टर 7 पौधों को जानिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने से पहले अगर आप एक बेहतरीन अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पुस्तक का पहले ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे, अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो फैक्ट्स जो है पढ़ने के बाद आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। और एक बात, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। इसमें से पहला बिंदु हमारा है कि पौधे के मुख्यतः कौन से भाग हैं। तो आपको पता होगा जैसा कि पौधे के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं। तो पौधे के मुख्यतः जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये मुख्य भाग होते हैं। फिर दूसरा है कि पौधे के कौन से संवर्ग हैं। संवर्ग का मतलब होता है कि पौधों को मुख्यतः किन वर्गों में रखा गया है। तो पौधों को मुख्यतः 3 संवर्ग में रखा गया है। नंबर 1 शाख, नंबर 2 झाड़ी, नंबर 3 वृक्ष। तो अब जो शाख होते हैं ये क्या होते हैं, तो शाख जो होते हैं इनका तना क्या होता है, काफ़ी कोमल होता है, ये आसानी से ही टूट जाते हैं। और जो इनकी शाखाएं होती हैं वो थोड़ा दूरी पर होती हैं। और जो आपकी झाड़ी होती है इसका जो शाखाएं होती हैं वो तने के बिल्कुल आधार के समीप से निकलती हैं। तना इनका जो होता है कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो झाड़ी वर्ग में आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपका बेर का पेड़ हो गया, ज़्यादातर जिनमें कटीले मतलब कांटेदार जो पौधे होते हैं वो आपके किस में आते हैं, झाड़ी वर्ग में आते हैं। और वृक्ष के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये पौधे क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने जो होते हैं वो सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। और इनकी जो शाखाएँ होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा बिंदु क्या है। हमारा तीसरा बिंदु है कि 5 शाक पौधों के नाम लिखिए। तो शाक के पौधे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले कि शाक के पौधों के तने क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे आपका टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, डहलिया हो गया, गेंदा हो गया, आलू हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, शाक वर्ग में आते हैं। 5 झाड़ियों के नाम लिखिए। तो जो झाड़ी के पौधे होते हैं जैसे कि नींबू है, गुलाब है, बेर है, बोगनविलिया है, नागफनी है, और भी बहुत सारे पौधे जो हैं वो आपके झाड़ियों में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि शाक के क्या लक्षण होते हैं। तो शाक का तना कैसा होता है, कोमल होता है और इसका आकार सामान्यतः छोटा होता है और इसकी अक्सर शाखाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। वो ये शाक के मुख्य लक्षण होते हैं। आगे है झाड़ी का क्या लक्षण है। तो झाड़ी के तने आधार की शाखाओं से निकलते हैं और इनका तना जो है मोटा और कठोर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ये आपका क्या आता है, ये शाक में आता है। और इस तरीके के पौधे आपको जो देखने को मिलते हैं ये आपके किस में आते हैं, झाड़ी में आते हैं, झाड़ी संवर्ग में आते हैं। और इस तरीके के पौधे आपके वृक्ष अर्थात पेड़ कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें कि विसर्पी, यहाँ पे गलत लिख गया है, इसको विसर्गी को आप लोग विसर्पी लिख लीजिएगा, विसर्पी। तो विसर्पी लता किसे कहते हैं, तो विसर्पी लता किसे कहते हैं, कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, मतलब कि जो एक बड़े से क्षेत्र में बिल्कुल फैल जाते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किस वर्ग में आते हैं, विसर्पी लता पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आरोही पौधे किसे कहते हैं। तो आरोही पौधे, जो पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें आरोही पौधे। जैसे आपने मनी प्लांट का पेड़ देखा होगा, अगर हम उसको किसी रस्सी या डंडी के सहारे खड़ा करते हैं तो वो पौधा हमारा क्या होता है, उसके सहारे चला जाता है। तो इस तरीके के पौधे क्या कहलाते हैं, आरोही पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका देखिए मनी प्लांट का पौधा है जो आपकी इस डंडी के सहारे क्या होता है, ये देखिए इसमें लिपटा हुआ इस तरीके से बढ़ता हुआ आगे चढ़ा जाता है। तो इस तरीके के पौधे आपके आरोही
कहलाते हैं, आरोही। और इस तरीके के पौधे जो आपके फैले हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, आप देख रहे हैं ये पूरा फैला हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, जैसे आपका कद्दू का हो गया, लौकी हो गया, ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, इनके तने बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इन्हें जो है हम विसर्पी लता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 आरोही लताओं के नाम लिखिए। तो मनी प्लांट हो गया, अंगूर की बेल हो गई, ये सब किस में आते हैं, आरोही लताओं में आते हैं, क्योंकि ये किसी भी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पत्ती तने से किस भाग से जुड़ी होती है। तो पत्ती जो है वो तने के पर्णवृंत से जुड़ी होती है। अब पर्णवृंत क्या होता है, जहाँ पर से ये पत्ती शुरू होती है और यहाँ ये पत्ती है और इसका जो ये पॉइंट होता है जहाँ से ये डंडी से जुड़ा होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है सिरा किसे कहते हैं। अब देखिए सिरा किसे कहते हैं, तो सिरा पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो पत्ती का ये पत्ती है और इस पत्ती के ये देखिए ये जो मेन सिरा होती है, मुख्य सिरा, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी रेखित सिरा कहलाती हैं। इसके बाद है कि सिरा विन्यास किसे कहते हैं। तो सिरा विन्यास किसे कहते हैं, तो पत्तियों द्वारा, सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास इस तरीके से होती है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से निकली हुई होती हैं, कहीं इस तरीके से, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिरा विन्यास कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बिंदु हमारा है कि सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो सिरा विन्यास हमारा कितने प्रकार का होता है, तो सिरा विन्यास हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा जालिका सिरा विन्यास, दूसरा होता है हमारा समांतर सिरा विन्यास। तो जैसे आपने पीपल का पत्ता देखा है, अगर उसको आप आसानी से फाड़ते हैं तो वो नहीं फटता है, वो इधर उधर करके ऊट पटांग तरीके से उसको मतलब फाड़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये हमारे जो उस पत्ते में जो सिरा विन्यास बना होता है वो जालिका सिरा विन्यास होता है। और जैसे आप केले का पेड़ ले लेंगे तो केले के पेड़ में देखेंगे या दूब घास वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास, मतलब एक समांतर रेखाओं की तरीके से, इस तरीके से समांतर रेखाओं की तरीके से उसमें क्या होते हैं, सिराएं होती हैं, तो उसे हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। अब यहाँ पर है कि जालिका सिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। तो जैसे तुलसी हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया और पीपल हो गया, इन सभी में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, तो जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हमने एक पौधा लिया, ये पीपल का पत्ता है और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक प्रैक्टिकल रूप में आप पौधे की पत्तियाँ तोड़कर उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा कि इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। और ये हमारा एक शो प्लांट है जिसमें कि क्या है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से समांतर सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समांतर सिरा विन्यास वाले 4 पौधों के नाम लिखो। तो जैसे आपका घास हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, केला हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं। तो पौधों के पत्तों द्वारा पत्ती की सतह से जल वाष्प, यानी जो जल होता है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जो हरे पौधे हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जो हरे पत्ते होते हैं उसी में, क्योंकि हरे पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो और मेन बात है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है हमारे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। तो हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपका और जल यानी कि H2O से भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है। तो अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जैसे आपका पानी हो गया यानी कि H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा पाया जाता है, आदि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो इसको 1 से 2 बार जब वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खरपतवार किसे कहते हैं? तो खरपतवार वो होता है जब हम कोई फसल पैदा करते हैं या आपने गमलों में भी देखा होगा जब हम पौधा लगाते हैं तो उसके आसपास किनारे छोटी छोटी घास निकल आती हैं, तो ये अवांछित घासें जो होती हैं यही क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार यानी कि वीड्स खेतों में फसलों के साथ जो अवांछित या फालतू जंगली पौधे उगाते हैं उन्हें ही खरपतवार कहते हैं और इन्हें हम लोग तोड़कर क्या करते हैं, हटा देते हैं। जड़ का क्या कार्य है? जड़ का एक कार्य बताओ। तो जड़ का कार्य क्या होता है? सबसे मेन कार्य जड़ का होता है कि जो मृदा होती है यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करती है। कौन करता है? जड़ करती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो जड़ें होती हैं ये भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी मूसला जड़ होती है और दूसरी हमारी रेशेदार जड़ होती है। तो मूसला जड़ जो होती है इसमें एक जो होती है मेन जड़ होती है और उसमें से कई सारी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस तरीके से जड़ें निकलती रहती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं। और रेशेदार जड़ें कौन सी होती हैं? तो रेशेदार जो जड़ें हमारी होती हैं ये इस तरीके से और यहीं से ही भूमि से ही क्या होती हैं, सारी जड़ें इस तरीके से रेशेदार निकली होती हैं। इन्हें हम रेशेदार जड़ कहते हैं। आगे है हमारा पौधों के पत्तों को देखकर उसकी जड़ का पता कैसे। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि पौधों के पत्तों को देखकर उसकी जड़ का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपकी जो पत्ती है उसका सिरा विन्यास अगर जालिका रूपी है तो पौधे कैसी होंगी, तो वो पौधे की जड़ कैसी होगी, तो उस पौधे की जड़ हमारी कैसी होगी, मूसलाधार होगी। लेकिन यदि सिरा विन्यास हमारा समांतर है तो ये देखिए बहुत बड़ी पहचान है कि हम पत्तियों को देखकर ही हम उसकी जड़ का अनुमान लगा देते हैं कि ये किस प्रकार की जड़ है। तो अगर सिरा विन्यास समांतर हो तो उसमें रेशेदार जड़ होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों का जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हम भोजन के रूप में जड़ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, सलगम, ये सभी क्या होते हैं, इनका भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आगे किन पौधों के पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते। तो जैसे घास हो गया, गेहूं हो गया, मक्का है, आम है, इन फूलों के रंग क्या है, रंग बिरंगे नहीं होते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं और यहाँ पर दिया होता है कि किन पौधों के पुष्प रंग, ये तो बेहद ही आसान है कि किन पौधों के पुष्प के रंग जो है रंग बिरंगे होते हैं। तो जैसे गुलाब है, सरसों है, गुलमोहर है, डहलिया है, गेंदा है, सूरजमुखी है, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार हैं जिनके जो फूल होते हैं उनके रंग कैसे होते हैं, मतलब रंग बिरंगे होते हैं। आगे हमारा है कि पुष्प के जनन अंग कौन से हैं। तो जिस तरीके से हम पुरुषों में भी पुरुष और स्त्री मिलकर जनन अंग का निर्माण करते हैं उसी तरीके से पौधों में भी 2 प्रकार के जनन अंग होते हैं। एक स्त्री केसर होता है, दूसरा पुंकेसर होता है। आगे हमारा है स्त्री केसर के कौन से भाग हैं। तो स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग हैं। एक तो अंडाशय होता है, दूसरा वर्तिका होता है और तीसरा क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। अभी मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से होते हैं। पुंकेसर के कौन से भाग हैं। तो पुंकेसर के भी 2 भाग हैं। एक तो परागकण है, यहाँ पे पराग कोश कर लीजिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे पराग कोश कर लीजिए और ये पुंत नहीं होगा, यहाँ पे तंतु होगा। तो पुंकेसर के 2 मुख्य भाग कौन से होते हैं, नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 तंतु।
आइए आगे पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए आपका स्त्रीकेसर का भाग है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है गोल गोल छोटा सा, ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है, और ये जो भाग है ये हमारा वर्तिका कहलाता है, और यहाँ पर ये फूला हुआ भाग जो गोल सा देख रहे हैं ये हमारे अंडाशय कहलाता है, जिसमें कि हमारे बीजांड पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर है, ये आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये हमारा है पुंकेसर का भाग, और ये हमारा जो इस तरीके से है ये हमारे परागकोश है, और ये हमारे ये जो डंडी की तरीके से है ये हमारा कौन सा भाग है, तंतु भाग है पुंकेसर का। आगे यहाँ पर है कि परागकण पुष्प का कौन सा भाग पैदा करता है। तो या आप इस प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं कि पुष्प के कौन से भाग में परागकण पाए जाते हैं। तो पुंकेसर के परागकोश में परागकण पैदा होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सारे 30 क्वेश्चन थे, ये पूरे के पूरे जो है कंप्लीट होते हैं, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर एक बार आपसे कहती हूँ कि इन पॉइंटों को, फैक्ट्स को पढ़ने से पहले आपको अध्याय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप अध्याय का अध्ययन करेंगे तो फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और उन्हें हम नहीं भूलते। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमें बहुत ही जल्दी से, या कभी हम काफ़ी दिन से पढ़े हुए होते हैं, तो प्रश्न को देख करके और उसके ऑप्शन को देख करके हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।